लेट्स बिगिन। बच्चे कम आए ना आज? क्यों कम क्यों आए मतलब? हाँ आज वो सारे बच्चे नहीं। सैटरडे भी, सैटरडे पढ़ने का मन ज्यादा करता है कम? हर दिन सेम होता है ना, स्टूडेंट लाइफ में होता है। जब तुम ऑफिस जाना स्टार्ट कर दोगे ना, बाय डिफॉल्ट फ्राइडे तुम्हारा मूड अच्छा हो जाता है। मतलब जैसे आप ऑफिस में होते हो ना, तो फ्राइडे के बाद 2 दिन होते हैं, तो एक जो ऑफिस में जाता हूँ हमेशा खराब रहता है। हाँ मतलब कह सकता है, पर ऑफिस वाले सबसे ज्यादा खुश होते हैं फ्राइडे। पर लेकिन संडे को भी रात में सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ शादी हो रखी है। हाँ सेटिस्फेक्शन ये कह रहा है जिसकी शादी हुई हो। वो तो एवरीडे खुश होने की एक्टिंग करती है। मैं बहुत खुश हूँ। कौन से चल हाँ, देखिए आइए बच्चे, तो एक सेक्शन करते हैं बच्चों, सेक्शन 50C। तो जी ये सेक्शन 50C क्या है बेटे? देखो मिस्टर ए है, भगवान का उसने मिस्टर बी को सेल करा लैंड एंड, सो दिस इज स्पेसिफिकली ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। अब मैं आपके साथ सारी बातें लैंड एंड बिल्डिंग की करने जा रहा हूँ, जनरल जो होता है, ठीक है। और सेल प्राइस कितना है? 1 करोड़। और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1.5 करोड़। डेट आज की ले लेते हैं, इसने बेची है, आज की डेट है टुडेज 31 जनवरी। ओहो 31 और 30th। 31st, वेरी गुड। 6 months to रैंक। 6 months 4 महीने बाद एग्जाम है 6 हाँ, months तो 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा और रैंक आएगी आपकी देर में, ठीक है। और मिस्टर बी ने, और मैं तुम्हारी जिंदगी आसान कर रहा हूँ, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे रहा हूँ तुम्हें 50 लाख। तुम्हें आती तो है निकालनी, कब परचेज करा जाता है, CI क्या होता है। आपने बस मुझे बताना है कंप्यूट कैपिटल गेन्स। पहले बता दो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? लॉन्ग टर्म है क्योंकि इंडेक्स लिख दिया ना मैंने, ऐसे क्यों, मैं वो जो एनालिसिस हो चुका है उस पर बात नहीं कर रहा हूं अभी। अब आप मुझे बताइए मिस्टर ए ने ये जो बेचा है, सेल कंसिडरेशन क्या बोलूं? आपको दिख रही है 1 करोड़। इसके बाद आप लेस क्या करेंगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज 50 lakhs। आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कितने आ जाएंगे? 50। क्या ये सही है? आपने जो प्रॉपर्टी बेची है, आपने किस प्राइस पे बेची है जी? 1.5 करोड़। एग्जैक्टली, बट लेट्स फोकस कि मैंने किस वैल्यू पे बेची है अभी। 1 करोड़। सरकार कह रही है आप 1 करोड़ कह रहे हो, आपकी प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो 1.5 करोड़। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो, सर्कल रेट से नीचे कब से बिकने लग गया। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें बाय सेलर को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सरकार ने इतनी ज्यादा दिल्ली दिल्ली मेरे फ्रेंड है, उन्होंने जब प्रॉपर्टी बेची, जब उसने बेची, उसने मान लो बेची 4 करोड़ की, उसका सर्कल रेट 5 करोड़ था। अलग ही प्रॉब्लम आ गई उसकी। पर अभी मुझे उसके अंदर नहीं जाना। आप मुझे बताइए क्या मैं सेल कंसिडरेशन ले सकता हूँ ये? आंसर इज नो, क्योंकि आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो लेनी ही पड़ेगी। और भैया उससे क्या होगा भाई, कैपिटल गेन कितने के आ गए आपके? 1 करोड़। अच्छा जी, अगर ये 90 lakhs होती स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो ये हो गया आपका केस ए। अब बन रहा है केस बी। अब क्या लेता बच्चे? भाई जब तुम खुद, जब आप खुद कह रहे हो आपने 1 करोड़ की बेची है, तो 1 करोड़ ही होगा ना। केस नंबर बी हो जाएगा 50 lakhs।
और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बहुत अच्छा एग्जांपल बनता जा रहा है। सर लेकिन स्टैंडर्ड नहीं रहती। मैडम खुद ही बोलोगे 1 करोड़ की, तो मैं उस पर थोड़ा ना चैलेंज करूंगा, सरकार आपको उस पर थोड़ा ना चैलेंज करेगी। वो मिनिमम भी नहीं देता। 1 करोड़ 5 लाख। ओ माय गॉड, द स्टैम्प ड्यूटी इज 1 करोड़ 5 लाख। आप कह रहे हो आपने बेची है 1 करोड़, और सर्कल रेट क्या है 1 करोड़ 5 लाख, सेल कंसिडरेशन। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज 1 करोड़। 10% की वेरिएशन अलाउड है, 10% ऑफ सेल कंसिडरेशन ऊपर नीचे है। ऊपर नीचे नहीं, अगर ऊपर आपकी स्टैम्प ड्यूटी है, सरकार कहेगी चलो हो जाता है, कभी कभी हो सकता है हम ही से गलत हो गया हो। सुनिएगा भी बात को ध्यान से। क्या, तो मैं जो कीवर्ड लिख रहा हूं ना, आपको मैं मार्जिन कितना दे रहा हूं, 10% ऑफ सेल प्राइस। रादर मुझे करेक्ट लिखना चाहिए 10% ऑफ कंसिडरेशन। ये सब में 10%। सब में मतलब अदर, हम और हेड भी बढ़ेंगे 10%, प्रॉपर्टी से रिलेटेड 10%। अभी आप एक बार इस पे फोकस करना। आपका 1 करोड़ 5 है, 10% का मार्जिन, 1 करोड़ 5 का 10% दिखना है या 1 करोड़ का 10%? तो इसका मतलब अगर 10 लाख स्टैम्प ड्यूटी ऊपर भी है तो मेरे को भी टेंशन वाली बात थी। इसका मतलब मेरी सेल कंसिडरेशन क्या हो जाएगी, 1 करोड़। वाई, यू कैन से बिकॉज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज अप टू 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन। अभी आप इसको लिखिएगा ना तो और बेटर वर्ड अपने आप नेचुरली भी आएगा तो बोलूंगा। वैसे तो ये भी लिखने का तरीका होता है, ऐसे लिख देते रुकिए। Stamp duty value is to be considered as sale consideration. A stamp duty value is greater than 110% of sale consideration. इसका मतलब है कि आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तब लेनी है एज सेल कंसिडरेशन। मतलब सेल कंसिडर मतलब ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तब ली जाएगी अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या हो जाए बच्चे, ग्रेटर देन 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन। मतलब 110% ऑफ, अभी मेरी कितनी कंसिडरेशन थी, 1 करोड़, तो 1.10 करोड़ हुई ना। अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1.10 करोड़ से ऊपर होगी तो लेनी है आप। कहने का मतलब है सरकार फ्लेक्सिबल है, कह रही भाई देखो 2-4% हमारी ऊपर है, हम आपकी बात मान लेंगे, 10% तक एडजस्ट कर लेंगे आपकी बात को, 10 से ज्यादा नहीं करेंगे। पहले वाले केस में आप समझ रहे हो, पहले वाले केस में कितना ऊपर चले गए थे आप। एक देखो सेल कंसिडरेशन कितनी है, मैंने बेचा कितने का, 1 करोड़। 1 करोड़ का 10% क्या हो रहा था, 10 लाख। 1 करोड़ 10 तक कोई दिक्कत नहीं। आपकी पहले केस में सेल प्राइस था कितना, सॉरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी, इट एक्सीड्स 110% ऑफ सेल प्राइस, देयरफॉर स्टैम्प ड्यूटी। क्लियर है बच्चे? अब अगर मैं थर्ड केस बोलूं तो यही आपका हो गया, लेस 50 लाख तो 50। देखते हैं आप क्या बोलेंगे अगले केस में। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है 1 करोड़ 15 लाख है बच्चे। Exactly, because your stamp duty value exceeds 110% of sale price. अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ऊपर होगी तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो 1 करोड़ 15 लाख। उसी चीज को लिख रहा हूं मैं, इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू exceeds 110% of
sale consideration, we have to choose stamp duty value as सेल। सेल का अंदर दो बार आ रहा है, मैं ना पर ऐसे लिखना चाहता हूँ, सेल प्राइस लिख देंगे जनरली तो भी सही। ठीक है बच्चे, सेल प्राइस लिख दिया मैंने, ठीक है। वी हैव टू चूज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज सेल कंसिडरेशन। समझ आ गया ना आपको, प्रैक्टिकली समझने का। यहां तक क्लियर है? अब आप मेरी बात समझिएगा। मिस्टर ए जब मिस्टर बी को प्रॉपर्टी बेचता है ना, तो दो डेट होती है। एक होती है डेट ऑफ अग्रीमेंट, ये 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बन जाता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में जब पूरा डिटेल समझाया था, तो मैं उसमें एक चीज ऐड करूंगा कि आपको याद है, एक तो डेट ऑफ अग्रीमेंट और एक होता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब ये होती है आपकी प्रॉपर सेल डीड, जिस दिन जाया जाता है। लेकिन क्योंकि इसके बीच में गैप हो सकता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, बिल्कुल हो सकता है। मैंने आज आपके घर को खरीदना है, लेकिन ये थोड़ा ना मैं कल ही पैसे लेके आ जाऊंगा। आप भी जगह ढूंढ रहे हो, 3 महीने आपको लग गए, 4 महीने, तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है, 2 महीने में आप पक्का से ढूंढ लीजिएगा, नहीं तो मैं तो आ जाऊंगा घर। आप समझ रहे हो? तो एक एग्रीमेंट बनना जरूरी होता है। देखो, ये तो हम 2 महीने बाद जाएंगे रजिस्टर कराने, जब स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी के पास जाएंगे। ये तो हमने 2 महीने बाद जाना है। मान लीजिए 2 महीने बाद का मतलब है, आप मान लीजिए मैं 1 अप्रैल 26 को चलेंगे जी, जब साल शुरू होगा। और उस दिन हम, चलो इससे साल बदल जाएगा तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं ऐसा बोल देता हूँ, 1 मार्च को चलेंगे जी। यानी कि ये पहले हमारी जब डेट डिसाइड हुई, इसका मतलब इस दिन जाएंगे अथॉरिटी, विटनेसेस मजिस्ट्रेट के आगे खड़े होंगे, इस दिन सारी पेमेंट आप तक पहुंच जाएगी, चाबी आप मुझे दे देना, बैंकर भी आ जाएगा इस दिन। तो ये डेट वो है, ठीक है जी। लेकिन आज हम कौन सी डेट पे बैठे हैं? 31 जनवरी 26। तो जो हमारी टर्म्स हैं, वो एक रिटर्न लिख लें उसको, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा एग्रीमेंट बनता है? डेट ऑफ। ये एग्रीमेंट कोर्ट में नहीं जाता, ये जस्ट आपकी और मेरी तसल्ली के लिए ब्रोकर बनवा के दे देता है, 2-3 पेज का होता है, ठीक है। सो वन इज डेट ऑफ एग्रीमेंट। डेट ऑफ एग्रीमेंट कौन से दिन बना बच्चे? 2026। एंड वन इज डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सवाल ये है कि इस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 50 लाख ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी है 60 लाख। हो सकता है बदल जाए। मुझे कौन सी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर कर? अगर ये जो सेलर है और ये दूसरा कौन है, बायर, हमारा एग्रीमेंट बना, मैं आपसे कुछ ना कुछ पैसा लूंगा। क्या लग रहा है आपको? प्रैक्टिकली लूंगा, थोड़ा सा टोकन मनी एडवांस, 10 लाख, 15 लाख। अगर आपने कुछ भी पैसा ले लिया ना ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट या बिफोर एग्रीमेंट, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट लो। इफ एनी अमाउंट इज रिसीव्ड on or before date of agreement, the stamp duty value that is to be considered is date of agreement. हाँ जी, stamp duty value to be considered if any amount is received by seller on or before date of agreement. Stamp duty value to be considered is of date of
अग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी, ये पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पूरा सारी बातें आ जाती हैं ऐसे, समझ रहे हो? जब लैंड एंड बिल्डिंग की प्रॉपर्टी की बात आएगी ना, सारे पॉइंट दिखेंगे आपको एक ही क्वेश्चन में, इसी तरीके से बन जाता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्योंकि वो ये भी दे देगा, ये भी दे देगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो पैसा है ना, ये आप चाहे चेक के थ्रू लीजिए, डिमांड ड्राफ्ट लीजिए, यूपीआई लीजिए, नेट बैंकिंग लीजिए, बस एक बात ध्यान रखिए, अदर देन कैश की बात होगी, पेपर में आ जाएगा भाई इस दिन मैंने कैश ले लिया, थोड़ा बहुत कैश में अलाउड होता है, 50,000 ले लिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो कैश की बात हो रही है ना, तो नहीं लूंगा मैं। बात ज्यादा की बात है, अगर कैश लिखा आ गया तो तू ये डेट नहीं लेगा, समझ रहे हो? टू बी कंसिडर्ड इज डेट ऑफ अग्रीमेंट, समझ आया बच्चे? तो इसका मतलब आपको जब वो बंदा, अभी जब एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज डेट ऑफ अग्रीमेंट, व्हाट इज डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पैसे की लेन देन कैसे हो रही है, तब जाके आप डिसाइड करोगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी। आप समझ रहे हो? मतलब कहानी बन रही है जी पूरी। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे सुनिए। रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, ये वही क्वेश्चन के अंदर, आई मीन ये प्रॉपर्टी के ऊपर ही बात चल रही है, सारी प्रॉपर्टी की बात हम 50C के अंदर की बात करें। ए बी को प्रॉपर्टी बेचना चाहता है 1 करोड़ की, व्हाट इज द सेल प्राइस? 1 करोड़। कौन सी डेट को? सिंपल रखूंगा, 31 जनवरी 26 को बेचना है। कितने की बेचना चाह रहा हूं? 1 करोड़। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1.5 करोड़। तो आपको इतना समझ आया कि सेल कंसिडरेशन क्या लेना है? 1.5 करोड़। पर अब जरा एक ही बात आप सुनिए, एक कह रहा बहुत ही अजीब बात है सर, आप मेरे साथ चलिए प्रॉपर्टी डीलर के पास, मैंने उसको अपना घर दिखाया, उसने बोला 1 करोड़ का मार्केट रेट है, ठीक है, मैं अगर इसको 1.5 करोड़ बोलूँ ना तो कोई खरीदने नहीं आएगा, भाई साहब आप प्राइस ही अलग लगा रहे हो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वेन यू गो बाय अ हाउस तो कहने से नॉलेजेबल बायर नॉलेजेबल सेलर हो। अगर मैं आपको बोलूँ ये जो सेकंड फ्लोर है जो एड्यू जंक्शन के पास, कितने करोड़ का होगा? हम रेंट पर हैं, बट इफ आई वांट टू परचेज, कितने करोड़ का? लाख का होगा आपके हिसाब से? अगर आप मेरे को लाख का दिला दे, मैं आज ही खरीदने को तैयार। मैडम छोटी बच्ची हो गया मैडम, अगर आप 1 करोड़ का भी दिला दोगे ना, मैं आज अभी के अभी नहीं बार्गेनिंग नहीं करूंगा, मैं 1 करोड़ दूंगा और थैंक यू भी बोलूंगा। आप 2 करोड़ का भी दिला दीजिए, 3 4 5, इतने का होगा क्या? इतने का है? ठीक है 5, एग्जैक्टली कमर्शियल प्रॉपर्टी है ब्रो। अच्छा आपके हिसाब से रेंट कितना जा रहा होगा? आकांक्षा जी कितना जा रहा होगा आपके हिसाब से? अरे मैं बोलूं तो सही है, 5 हाँ? नहीं 5,000 5,000? 5 से तो थोड़ा ज्यादा है, कितना आइडिया होना चाहिए तुम्हें, मतलब मेरा पर्पस ये है कि यू शुड स्मार्ट पता होना चाहिए। कितना कितना? 170, क्लोज टू 170 ऐसा जाता है। तो अगर तुम 170 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, जितने की तुम सोच रहे थे इतने की तो खरीद लोगे, उतने का तो किराया है, समझ रहे हो? 170 इंटू 12, समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये नहीं है जी, मुद्दे की बात ये है, अगर मैं आपको बोलूं ये जो प्रॉपर्टी है वो 20 करोड़ की है, मान जाओगे आप? नहीं, क्योंकि तुम्हें भी थोड़ा सा तो समझ है सर, 20 करोड़ दी। अच्छा मैं बोलूं 200 करोड़ की है तो ठीक है, तो कह सकता हूँ कि जितनी नॉलेज आपको है
तो ऐसे जो बंदा खरीदने जाएगा वो तो थोड़ा ज्यादा अवेयर होगा ना, हाँ। बिकॉज यू आर बाइंग समथिंग। आज के टाइम पे आप जब फोन खरीदते हैं तो आपको पता ही नहीं होता, मतलब आप फोन लेने जा रहे हो और फोन कोई भी ऑर्डिनरी फोन को दिखा रहा है और कह रहा है 5 लाख रुपए का फोन है, आप लेकर आ जाते हो। ठीक है, इट्स वेरी इजी, आप अमेजोन से फटाफट कंपेयर कर सकते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी भी कंपेयर हो जाए। मुद्दे की बात ये है कि मैं बेच रहा हूँ 1 करोड़ का, और सर जिस लोकेलिटी में मैं रह रहा हूँ जो है वो 1 करोड़ ही रेट है सर उधर का, पर सरकार ने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी रख दी है, 8। ये प्रॉब्लम है भाई, ये प्रॉब्लम पता है क्या है? अगर आप सोचो, ये प्रॉब्लम बी के लिए भी है, क्योंकि बी पे अदर सोर्स लग जाएगा, क्योंकि इसको 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ में मिल गई, 50 लाख का गिफ्ट हो गया इसके लिए। इट्स नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम फॉर मिस्टर ए। मिस्टर ए कह रहा है भाई मेरी तो बिक ही नहीं रही प्रॉपर्टी, 1 करोड़ की है, और मेरे को सरकार कह रही है कि मैं सेल कंसिडरेशन 1.5 करोड़ पकड़ू, क्योंकि माय स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 110% ऑफ सेल प्राइस। मेरी तो प्रॉब्लम है ही, बी की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बी को क्या दिखेगा, बी के लिए क्या दिख रहा है कि उसको प्रॉपर्टी मिल रही है 1.5 करोड़ की, ही इज पेइंग हाउ मच, तो फ्री की होगी 50 लाख, और ऐसा है। तो ए क्या कर सकता है अगर ऐसा हो? ठीक है, ए क्या कर सकता है, ही कैन गो टू एओ, क्लेम, या हाँ क्लेम कर सकता है, क्लेम करने का तो अपनी बात बताना, या इन्फॉर्म कर सकता है एओ, और वो ये बोलेगा सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स फेयर मार्केट वैल्यू। मार्केट के जो रेट चल रहे हैं आप लोगों ने, अच्छा ये जो एओ है, कहने से ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन रखता है, स्टेट गवर्नमेंट का। स्टैम्प ड्यूटी होती है ना बच्चे, जो दिल्ली के घर बेचोगे तो उसके ऊपर एक टैक्स आता है, दैट इज कॉल्ड स्टैम्प ड्यूटी, दैट कैन बी 2%, 3%, 4% ऑफ दी एक प्राइस जो होता है, उसके अंदर नहीं जाना। पर आपको मैं इतना बता रहा हूं कि ये जो स्टैम्प ड्यूटी है ये डिसाइड कौन करती है, स्टेट। और आप किसके पास जा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहता है भाई जो स्टैम्प ड्यूटी है वही लेंगे हम तो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि स्टैम्प ड्यूटी एंड फेयर मार्केट वैल्यू में बहुत बड़ा गैप है। बहुत बड़े को मैं को क्वांटिफाई नहीं करना, बट आई एम क्लेमिंग कि सर देखिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 1.5 करोड़, और फेयर मार्केट वैल्यू है सर जी 1 करोड़। ये वो कहेगा यार आप बात तो सही कर रहे हो, ऐसे कई केसेस हमने देखे हैं इस लोकेलिटी के, ऐसे हैं। अब एओ क्या करेगा, एओ विल रेफर द केस टू वैल्यूएशन ऑफिसर। एक वैल्यूएशन ऑफिसर आ जाएगा जिंदगी में, एओ कहेगा देखिए सर ये तो मेरे को फिर आगे केस फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि फिर अब एक वैल्यूअर होगा वही जाएगा, आप जो कह रहे हो वो चेक करके आएगा। तो बात ये है, बस आप इतना समझिएगा। हाँ ठीक है, और अब जो वैल्यू डिसाइड करेगा वो कौन डिसाइड करेगा बच्चे, वैल्यूएशन। सो व्हाट आई एम सेइंग इज वैल्यू एज डिसाइडेड बाय वीओ, समझ गए बच्चे, वैल्यूएशन ऑफिसर। ठीक है, वैल्यू डिसाइडेड बाय वैल्यूएशन ऑफिसर, और वो कह रहे हैं सर ऐसा है, इसकी जो मार्केट वैल्यू लग रही है ना, ये बंदा आया, ये बंदा कह रहा है 1.5 करोड़ की है, मेरी तो 1 की बिक रही है। अरे सर आपको पता है मार्केट वैल्यू तो 3 करोड़ चल रही है, झूठ बोल रहा है। आप सरकार के पास गए थे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपका कितने का बिक रहा है, 1 करोड़ का। तो एओ ने बोला वैल्यूएशन ऑफिसर जाएगा, वैल्यूएशन वाला कह रहा है अरे भाई साहब बहुत ज्यादा है, ऐसी बोल रहा है ये। तो आप मुझे बताइए इस केस में आप सेल कंसिडरेशन कितने का लेंगे, 3 करोड़। 3 नहीं, जितना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, उससे ऊपर नहीं आपको जाएंगे। ठीक है जी। दूसरी बात, सर
मार्केट वैल्यू 70 लाख है, इसको तो फिर भी बायर मिल गया 1 करोड़ का। पर ये बंदा बात तो सही बोल रहा है सर, बात तो सही है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो रखी हुई है, मार्केट वैल्यू वैसी तो नहीं चल रही सर, और इसको जो बायर मिल गया है, हो सकता है उसकी जरूरत हो कुछ, अब हमें क्या पता कैसे उसने नेगोशिएट करके 1 करोड़ का वो करा। क्या लग रहा है आपको, जब वो खुद ही कह रहा है कि 1 करोड़ का बिकेगा। आई एम सॉरी, तो क्या आ जाएगा बच्चे, तीसरा केस। सर हमने देखा, और सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1.5 करोड़ है ना, पर मार्केट वैल्यू ना 1.2 करोड़ से सर, मतलब तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा तो है। सो नाउ व्हाट शुड बी द सेल कंसर्न, 1. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ऊपर नहीं जाऊंगा कि हमारे हिसाब से ज्यादा आ गई तो और फंसा दिया आपको, वो नहीं होगा। ठीक है, अगर कम आ गई तो ले लो सेल कंसिडरेशन कम में। लेकिन जो आप क्लेम करोगे उससे नीचे थोड़ा ना जाऊंगा, उससे नीचे थोड़ा, जो तुम ही कह रहे हो 1 करोड़ की बिक्री है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इतनी नीचे थोड़ा ना जाऊंगे, तुम्हारी सेल कंसिडरेशन नीचे चला जाए। हाँ जी बोलिए, हो गई बात सारी। अगर मार्केट वैल्यू जैसे 70 लाख है, तो भी आपने जो दिखाएंगे, और मतलब जो वैल्यूअर आया था उसने बताया 90 लाख, मतलब ये 90 लाख बता रहा है जो ओनर है, और वैल्यूअर ने 70 लाख ओनर एस्टिमेट, कितने की बेच रहा है? 90 लाख की। ठीक है, और ऑफिसर जो आया उसने 70 लाख की बताई है मार्केट। 90 लाख शेयर। नहीं, बेच 1 करोड़ की रहा है, लेकिन उसने बताया ए 90 ये लाख। सब नहीं होता कुछ, ऐसे बोलते हो आप कहीं पे जाके, नहीं नहीं नहीं, मैं बेच 1 करोड़ की रहा हूँ, नहीं 90 लाख बताने आया हूँ, मेरे डाउट, मेरे ऐसे नहीं होता। सर ये अनऑफिशियल बात हो गई है। मतलब वो कम बता रहा है, लेकिन मार्केट वैल्यू जो जो बेच रहा है उससे कम तो जो बता तू रहा बता रहा है मैं वही पकड़ूंगा, जो तू ज्यादा की बेच रहा है वो बतानी नहीं होती, समझ रहे? कभी वो एल्डिवर ने 1 करोड़ 5 लाख इसमें वो 10% वाला क्वेश्चन, और ये वैल्यूअर को तो कुछ नहीं करते, मैं समझ गया आपकी बात। काम ही लगा। एग्जैक्टली तो हो सकता है, मैं ऐसा ये नहीं बोलूंगा प्रैक्टिकली, बट ठीक है जहां पे चीजें होती है तो वो माइट बी पॉसिबल। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? बस एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो आपने केस रेफर करा है, ये केस शुड नॉट बी पेंडिंग विद अपील्स या कुछ, कि आप ऑलरेडी किसी हायर अथॉरिटी पे अपील कर चुके हो। आप समझ रहे हो, आप एओ के पास लेके गए कि सर ये मेरा मैटर है, पर आपने इसके ऊपर किसी कोर्ट में आपने अपील्स डाली नहीं कि ये गलत चीज चल रही है, तो फिर वो हायर अथॉरिटीज है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाएगा, दिस केस शुड नॉट बी पेंडिंग इन अपील्स। सिर्फ एक थ्योरेटिकल बात है कि भाई अगर ऊपर वाले लोग देख रहे हैं इस मैटर को, तो मैं क्या करूंगा वैल्यूएशन और वो करके आ गया अभी। ठीक है ना बच्चे, अब ये आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस बन गया। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर? बस डायग्राम में आपको समझ है, डायग्राम में और कोई खत्म, जितना बोलना तो बोल दिया। वेरी 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 गुड। एक मिनट बच्चे, कुछ फोटोज दिखाना चाह रहा हूँ आपको। क्या आप सभी बच्चों का 50C हो गया? किसी हो वैसे खत्म, वेरी गुड। यही 3 टॉपिक है सर। 3 टॉपिक मतलब? 3 ही बात की ना, पहली बात ये की 10% का कंसीडरेशन होगा, दूसरी बात की कि वो रेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और रेट ऑफ एग्रीमेंट वाली, तीसरी बात की बिल्कुल बिल्कुल।
अगला सेक्शन अनकोटेड शेयर्स, छोटी सी बात है लेकिन पता होनी चाहिए। देखो एक बात बताओ, अगर एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर कुछ लोगों को इशू कर सकती है। कितने होते हैं प्राइवेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स? 200। 200 होते हैं। कुछ तो होते हैं, मतलब मिनिमम जैसे 2 है, मैक्सिमम 2 है। ठीक है, वो आपको पता होगा। तो मेरे शेयर की जो सेल प्राइस है ना, सेल प्राइस, चलो ऐसे बोलता हूँ, लिस्टेड कंपनी का तो शेयर की वैल्यू होती है, अनलिस्टेड या प्राइवेट कंपनी की शेयर की वैल्यू क्या अभी ऑनलाइन मिल जाएगी किसी की भी? नहीं, वैल्यूअर्स निकालते हैं। ठीक है, तो although the market value of my share, although exchange, हम्म, ठीक है, although market value of my share is 1 लाख, पर मैं ये दिखा रहा हूं कि मैं आपको 10,000 का बेच रहा हूं। क्यों? किसको पता लगेगा? 90,000 आपसे कैश ले लूंगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आप सोचिए, सेलर हमेशा अपनी मार्केट वैल्यू पे पेपर बनाना चाहता है, उससे कम पे कम। तो सरकार अनकोटेड शेयर पे भी एक प्रोविजन ले। देखो ऐसा ज्वेलरी में नहीं है, मेरे पास ज्वेलरी बड़ी है, आज 180 रेट है, मैं आपको 30,000 का बेच रहा हूं, सरकार कुछ नहीं कर सकती। बेच रहा हूं तो बेच रहा हूं, ऐसा समझ रहे हो? उसके ऊपर नहीं है स्टैम्प ड्यूटी, ऐसे हर कैपिटल एसेट पे थोड़ा ना है। लैंड एंड बिल्डिंग पर है, ज्वेलरी पर नहीं है। यानी कि अगर पेपर में आ जाए 1,80,000 मार्केट वैल्यू की ज्वेलरी मैंने आपको 30,000 में बेच दी, तो मेरे हैंड में कैपिटल गेन 30,000 का सेल प्राइस लेस जो भी कॉस्ट हो। पर आपका विजन इतना आगे होना चाहिए, आपको 180 की ज्वेलरी 30,000 में मिल गई, आपके हैंड में गिफ्ट टैक्सेबल कर दूंगा। यू गॉट द बेनिफिट ऑफ 1,50,000 रुपीज, आपके अदर सोर्स में टैक्सेबल कर दिया। तो आप समझो सरकार को कोई चिंता वाली बात है। समझ रहे हो ना? मुद्दे की बात ये है, अनकोटेड शेयर है, प्राइवेट कंपनी है, मार्केट वैल्यू तो शेयर की 1 लाख है, लेकिन कितने पे दिखा देंगे? 10,000। सरकार कह रही है ऐसे नहीं होगा। इफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड और अक्रूइंग एज रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर, मतलब आप क्या दिखा रहे हो, आपकी आपको कंसिडरेशन कितनी मिल रही है? 10,000 इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, फेयर मार्केट वैल्यू इज 1 लाख, द प्रोविजन वुड अप्लाई, एनी कंसिडरेशन कुछ नहीं करना, फेयर मार्केट वैल्यू एज डिटरमाइंड इन द प्रिस्क्राइब्ड। तो आपको सेल कंसिडरेशन क्या लेनी होगी? 1 लाख। इतना सा प्रोविजन क्लियर है बच्चे? लिख दीजिए इसको। सेक्शन 50 CA हेडिंग डाल दीजिए अनकोटेड शेयर। आगे मैं बोल देता हूँ, इफ फेयर मार्केट बोलूं, एग्जाम्पल तो यही बना दो, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ये बन गया, इसी को बस इन वर्ड्स बोल दूंगा। इफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ shares exceeds the consideration received out of transfer of unquoted shares, out of transfer of unquoted share, if fair market value exceeds, क्या लिखा था मैंने? fair market value exceeds consideration received out of transfer of unquoted shares, comma, transfer of unquoted shares, comma, we have to consider fair market value as sale consideration. We have to consider fair market value as sale consideration.
गया। क्लियर है बच्चे? इसके बाद देखिएगा अगला सेक्शन छोटा सा बच्चे, सेक्शन 50D, एनी कैपिटल एसेट, कोई भी इसको आराम से रीड करते हैं, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, फिर देखेंगे। वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड और अक्रूइंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट, मैंने आपको क्या बेचा बच्चे? कैपिटल एसेट, और उससे मुझे क्या मिलेगी? कंसिडरेशन। बाय द एसएससी इज नॉट असर्टेनेबल। मैं आपको मैं आपको ज्वेलरी बेच रहा हूं, उसके बदले आप मुझे 500 लैपटॉप, ठीक है, हाँ ठीक है, 500 लैपटॉप, आप मुझे 1 साल का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी है, आप मुझे उधर पे वो सस्ते में भी दिलवा देंगे, हमारा ऐसे नेगोशिएट हुआ। यानी कि जो कंसिडरेशन मुझे मिल रही है, देखो मैं जो बेच रहा हूं मैं उसकी कंसिडरेशन की बात नहीं कर रहा, मुझे जो कंसिडरेशन मिल रही है इज नॉट असर्टेन। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड आउट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज नॉट असर्टेन, सो व्हाटएवर यू रिसीविंग, नो, पैसा मिल रहा होता तो हो जाता, उसके अलावा कोई चीज अगर मिल रही है, नहीं मिल सकती, बिल्कुल मिल सकती, इज नॉट असर्टेनेबल, तो मैं सेल कंसिडरेशन क्या लू भाई? फेयर मार्केट। ऑफ द सेड एसेट, मतलब जो आपने एसेट को ट्रांसफर कर, जो मैंने, जैसे मैंने ज्वेलरी बेची, कंसिडरेशन जो मिल रही है मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैं ज्वेलरी की फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है बच्चे, ये पूरा ही लिख देंगे तो चल जाएगी, वैसे बात है ना। लिख लिया बच्चे? क्या करना है? एक बार और। हाँ देख, जैसे सपोज कर ए जो है वो बी को ज्वेलरी बेच रहा है, ठीक है, ज्वेलरी की फेयर मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू 1 करोड़, और बी तेरे को क्या दे रहा है? लैपटॉप, एसी, टीवी, फ्रिज, यू आर गेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स, और इसकी फेयर मार्केट जो तेरे को साथ में कैश भी दे रहा है, बट टोटल सेल प्राइस तो नहीं निकल रहा ना तेरा, तो तेरी फेयर मार्केट इस सबका तू अमाउंट नहीं निकाल पा, समझ रहे? द एसेट्स दैट यू आर रिसीविंग, उसकी आप वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, कैश होता तो बात ही खत्म हो जाती सारा का सारा। तो अगर तू नहीं निकाल पा रहा, तो आप सेल कंसिडरेशन क्या ले लोगे? जो एसेट गिवन अप है, जो ट्रांसफर करे, उसकी फेयर मार्केट। हाँ ये बना भी लो तो इससे एक बेटर एग्जांपल बन जाए। ए ने बी को बेचा है ज्वेलरी जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू इज 1 करोड़, और जो कैश, लैपटॉप, एसी, टीवी, फ्रिज,
और इनकी फेयर मार्केट वैल्यू नहीं निकल पा रही, बिकॉज द कंसिडरेशन दैट इज रिसीव्ड वो हम नहीं निकाल पा रहे। तो इसलिए मैंने जो एसेट गिवन अप है, जो एसेट ट्रांसफर है, मैंने उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। हो गया, वेरी गुड। सेक्शन 51, एडवांस मनी फोरफीटेड। अरे ये क्या होता है सर? मतलब ये सब है जो वो वाला मतलब तो नहीं है कि एक टाइम पे तो एक्सरसाइज करना था, आपने एक्सरसाइज नहीं किया तो आपने जो भी एडवांस पे किया था वो लोग फॉरफीट कर देंगे। वही है। जैसे इश्यू वारंट्स का होता है, ठीक है। वारंट का तो पता नहीं, पर हाँ ये है कि हमारी डील हो रही थी, मैं आपको प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, आपने 2 लाख दिए थे, पर उसमें ये लिख दिया गया था कि अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होती फोरफिट हो जाएगी। पर अगर आप बोल रहे हो नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, तो वो हमारी दोनों की नेगोशिएट करने की बात है। मार्केट में अगर मैं बोलूं अगर कोई भी ज्यादा तेज कोई हो जाता है तो वो कहते हैं मैं तो फोरफिट कर दूं, और लिखा भी होता है एग्रीमेंट, समझ रहे हो? बट इफ आई से, ध्यान से सुनिए, मिस्टर ए और मिस्टर बी, और मिस्टर ए के पास ना ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी समझते हो आप? व्हाट इज ब्लैक मनी? अ मनी इन बैंक इज नेवर, अगर वो आपके बैंक में पड़ा और अगर आपने उस पर टैक्स नहीं दिया होगा, अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, सो दैट्स ब्लैक। हाँ, और मनी इन कैश कैन बी वाइट, अगर मैं बता रहा हूँ क्या है, वाइट हो सकती है, समझ रहे हो? ब्लैक मनी होता है जिसके ऊपर जो अनअकाउंटेड मनी है। और मिस्टर ए ना चाहता है कि यार मेरे पास ना ब्लैक मनी है, मैं उसको क्या कर दूं भाई, वाइट बना दिया जाए तो मजा ही आ जाएगा भाई, बैंक में चला जाएगा पैसा। हम्म। और मिस्टर बी है, इसके पास क्या है बच्चे? वाइट मनी। और इसको क्या करना है वाइट मनी का? ऐसे भी कोई करता है क्या बच्चे? आप सब बच्चों के पास कौन सी मनी है? ब्लैक एंड व्हाइट मनी? नो मनी। मेरे पास ओनली वाइट, वाइट मनी है, मैं नोटों पे पेंट कर दिया है वाइट कलर का। दुष्यंत सर के पास कौन सी? वेरी गुड भाई, किसी के पास व्हाइट मनी है उसे ब्लैक की जरूरत पड़ती है जी। तुमको एक घर पसंद आया, ठीक है, वो घर तुमने लेना है, अच्छा खासा कमा रहे हो, तो बहुत कमा रहे हो, 5 करोड़ रुपए का घर, वेरी गुड। आप उस घर को लेना चाहते हो, आपने, मान लो मैं बेच रहा हूँ वो घर, मेरे पास है वो घर, एंड यू वांट टू बाय। आपने बोला कितने रुपए? मैंने कहा 5 करोड़। आपने कहा ठीक। मैंने कहा पूरी बात सुन लो, 3 करोड़ लूंगा वाइट में, पेपर बनेगा 3 करोड़ का, 2 करोड़ चाहिए कैश में, हो जाएगा? कैसे? कह रहे वेरी इजी, एटीएम से विड्रॉ करते जाएंगे 2 करोड़। हाँ, फिर कैसे करोगे? 2 करोड़ रुपए कैश।
तुम्हारे तो बैंक में बढ़ा था 5 करोड़। ब्लैक वाले हाँ? ब्लैक वाले थ्रू उसके लिए अपने हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि हमारी डील ही ना हो, समझ रहे हो? मेरे को ऐसी चाहिए भाई, तुम्हें है मदद करेंगे, नहीं है तुम्हें नहीं लेना भाई, मेरे को बैंक में सारा मम्मी से ले लोगे। मम्मी ने कहा है तो आप खा लीजिए। मम्मी ने क्या बोला है? गंदे लोगों से बात करते हैं। लंच में ये बताएगी जैसे बात करें। क्या बोलता सर? एक ऑप्शन देता हूँ आपको, 3 करोड़ तो ट्रांसफर कर सकते हो सीधा मेरे को, हाँ, Yes. 2 करोड़ रुपए एटीएम से विड्रॉ करते रहो साल भर, तब भी नहीं हो। सेल्फ का चेक लेके विड्रॉ हो जाता है, ऐसे करके। 2 करोड़ चलो ये लो, खर्चे का हिसाब होना चाहिए। ये लो, 4 करोड़ रुपए वाइट में दे देना, 1 करोड़ ब्लैक में दे दो। चलिए कि हमने ये पैसा हम्म? कहाँ गया है? कहाँ गया वो तो आप क्या करोगे, ये तो आपके बैंक में पड़ा ही हुआ है, आप अपने बैंक में बोलोगे कि मुझे कैश चाहिए, कैश हो जाता है विड्रॉ, सेल्फ का वो अगर किसी ने करवाया है, सेल्फ लिख दोगे और 1 करोड़ हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा बात को, 1 करोड़ रुपए आपने सेल्फ का चेक डाल दिया और 1 करोड़ विड्रॉ हो जाता है। हो सकता है कोई लिमिट हो बैंकिंग रेगुलेशन की, तो वो अलग बात है कि एक बार में 10 ही देंगे, अगले दिन आना, जो भी है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ आपके पास 1 करोड़ ही आ गया और 4 करोड़ तो आप ट्रांसफर कर ही देते, 5 करोड़ हो गए आपके, अरेंज तो हो गए। अब आप मुझे बताइए कि पेपर कितने के बनेंगे? 4 करोड़। सुनिएगा प्लीज, पेपर बन रहे हैं 4 करोड़ के, क्योंकि मेरे को तो ब्लैक में चाहिए था तो कैश मैंने वो कर। अब आपको नोटिस आ गया, क्यों? क्योंकि आपने जब बैंक से इतना बड़ा अमाउंट विड्रॉ करा, तो बैंक क्या करता है मालूम है? एक AIR होता है, एक एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, अभी भाई आपस में बातें मत करो, एक बस सुन लो, ठीक है? रिपोर्ट का नाम पूछ सकते हैं। तो मेरे से पूछ लिया करो, ठीक है? एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है? तो बैंक किसको ये इंफॉर्मेशन दे देगा? इनकम टैक्स ऑफिस में। और इनकम टैक्स ऑफिस वाले का आपको नोटिस आएगा कि आपने 4 करोड़ रुपए विड्रॉ करे, आई मीन 4 करोड़ का चेक इसको इशू करा, क्यों करा? क्या बोलोगे आप? प्रॉपर्टी के। तो उसने बोला आपने 1 करोड़ की विड्रॉ करा, ये क्यों करा? ये क्यों करा? तो अब ये तो नहीं बोलते उन्होंने बोला था ब्लैक में चाहिए, सौरभ सर ने बोला था 1 करोड़ ब्लैक में चाहिए, ये रहा उनका एड्रेस और यहाँ यहाँ भी रखा हुआ उनका पैसा, हाँ बोल दोगे? वेरी गुड, तभी। ठीक है, आप मुझे बताइए, क्या आप जब आप 1 करोड़ विड्रॉ करोगे तो ये नजर में नहीं आ जाओगे? और आपके पास नोटिस आएगा और वो बोलेंगे कि आपने विड्रॉ करा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आप बताओगे या नहीं बताओगे? ये तो नहीं बताओगे। 6 लोग खड़े हैं, बोल रहे बताओ ये पैसे का क्या करा। आप बस ये ध्यान रखिए, अगर आपने बता दी मैं फंस जाऊंगा। हैं? क्या आइडिया, जैसे कि क्या करा 1 करोड़ का? जो आपने घर लिया, उसमें कुछ बिल्कुल फर्नीचर ठीक है, फर्नीचर लिया, डोनेशन दिखा देते। डोनेशन करी आपने, किधर डोनेशन करी? किसी भी एनजीओ में, एनजीओ का नाम हो जाते हैं, तो मेरे को एक रिसिप्ट दे देगा, मैं उस एनजीओ में बोलूंगा कि तेरे को 1 करोड़ आया, दिखा तेरी बुक्स में किधर दिखाया तुमने। ठीक है, हाँ मतलब आप कह सकते हो ट्रेस आगे हो रहा है, पर ऐसे पकड़ में आ जाती है बात, ठीक है? तो आप बता दोगे इस 1 करोड़ का क्या करा? नहीं सर, कोई और प्लान एक बात बता दूं आपको, आप बोलो सर हम नहीं बताएंगे, नहीं, गलत भी बता सकते। डिपार्टमेंट वाला आया, ठीक है, और आप नहीं बता रहे, तब तो इसको बोला जाता है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। और ज्यादा लेकर जाएगा फाइन वगैरह सब। अगर ये 1 करोड़ का तुमने मुझे नहीं बताया ना, तो मैं क्लोज टू 70% टैक्स ले लूंगा आपसे। 78
अरे वो छोड़िए ना आप एग्जैक्टली बात, ठीक है, क्लोज टू 70% ले लूंगा, इसका मतलब 70 लाख तो जाएगा जाएगा, पेनल्टी और ये सब, आपसे 1 करोड़ की 1.5 करोड़। अगर आपने नहीं बताया, अब आप बता देंगे, अब बता दोगे सौरभ सर के पास डील कर लोगे कि हम बताएंगे, हमारा ही फायदा होना चाहिए, ऐसा डील तो नहीं ना? जैसे एग्जैक्टली, ठीक है, यही होता है हाँ यही होता है। मिलेगा ना वहां से उन्होंने और बड़ा कपड़ा कर रखा है वहां पे जाके और नहीं ऐसे ही होता है हाँ, पेंटिंग खरीद लेंगे। एक पेंटिंग जब वो आ गया तब तो कहेगा रुको, पेंटिंग बिल्डिंग खरीद लोगे? पेंटिंग पेंटिंग अच्छा पेंटिंग खरीद लोगे 1 करोड़ की? नहीं कम की खरीदेंगे बताएंगे। ऐसे तुमने 10-10 लाख की 10 पेंटिंग ले ली, दिखा था। एक ही ज्यादा एक ही पेंटिंग 1 करोड़ की। बिल्कुल, आप जो जहां जा रहे हो बिल्कुल सही जा रहे हो आप, लेकिन आप जिस बंदे को दोगे ना, मैं उसके पास चला जाऊंगा, और दूसरा ना, कैश के अंदर एक लिमिट से ऊपर ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं हो, समझ रहे? तो चाहे तेरा बिजनेस नहीं चल रहा बट इतनी बड़ी अगर कैश की ट्रांजैक्शन है तो मैं उसके अंदर इतना ट्रेस कर दूंगा, मैं तेरे को फंसा ही दूंगा उसमें, जैसे ही बिजनेसमैन है तो? एक करोड़ के गोल्ड ले लेंगे अपने पास रख लेंगे और जब मामला ठंडा होगा तो वो गोल्ड 1 करोड़ का गोल्ड लोगे, गोल्ड लेने जूलर के पास जाओगे, जूलर आपको 1 करोड़ का गोल्ड दे रहा है, क्या जूलर सरकार को बताता है? हाँ हाँ, बैंक से कर देगा तो हो गया, छूट जाएगा तो। वो तो बैंक से बैंक ने भी एक, तेरे बैंक को भी पता है कि भाई इस बंदे ने 1 करोड़ का गोल्ड खरीदा, और जूलर वाले को भी बताना पड़ता, समझ रहे? तो मामला ठंडा हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली आए, आपकी सैलरी है भाई, आने देखो, अगर तुम 8-8 करोड़ का तुम्हारा पैकेज है, कोई दिक्कत नहीं, आने दो नोटिस अगर वाइट है तो। पॉइंट इज ये नहीं है नोटिस आती मिलेगा ये क्या है, अरे भाई 8 करोड़ की है, टैक्स भरते हैं, रिटर्न है पड़ा, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं उसमें। दिक्कत ये है कि ये जो ब्लैक की जो ओरिजिनेट हुई, तो ये जस्टिफाई करना मुश्किल होता है, समझ रहे हो? सर ये हो सकता है ना, इसका बिजनेस चल रहा है, उसके पास कैश है, हाँ जी, कह सकता है कि मैंने विड्रॉ कर लिया था लेकिन अभी मेरे पास रखा हुआ है, हो सकता है अर्निंग होगी उसको, जैसे बिजनेसमैन है कोई। आपने विड्रॉ कर लिया हाँ और आपने रखा हुआ है, ये कह सकता है कि जैसे अभी प्रॉपर्टी जब नोटिस आने से पहले पहले उसने इतना रुपया अरेंज कर दिया, वो ये कह सकता है, दिखा सकता है कि ये मेरे पास है। अखबार में आती है। तेरे पास छोड़ना पड़ेगी 1 करोड़ रुपए, तो दे दिया आगे, नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप अर्निंग हो गई 1 करोड़ की, 1 करोड़ की अर्निंग जस्टिफाई कर देगा अपनी। अरे ठीक है, घर से नहीं ऐसे मतलब वो तो, अब आइए, अब आइए, हाँ जी, देखिए, तो मैं उसको बोल दो कि तुम आधे ले लो और बात यही खत्म कर दो और वो मान जाएगा यही मान जाएगा, पर आप समझिए उसमें नुकसान, नुकसान आपको हो रहा है, सेलर को तो बच गया, बायर फंस रहा है, बट अब आप एक बार समझिए, तो कभी भी ब्लैक मनी ऐसे नहीं बनाई जाती कि आपने बैंक से विड्रॉ कर लिया और आपको लग रहा है वो ब्लैक मनी नहीं, ब्लैक मनी पैरेलल ऑलरेडी लोगों के पास प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही होती प्रॉपर्टी की बात करते है। हैं। अगर आपके पास ब्लैक मनी नहीं है तो आप वो प्रॉपर्टी मत खरीदिए, सोल्यूशन ये, डीएलएफ की जो डील्स होती है उसमें ब्लैक मनी इन्वॉल्व नहीं होती, हाँ। जो टावर्स खरीदे जाते हैं, टावर्स के अंदर कोई फ्लैट है उसमें नहीं होती, ये सारी कौन से घरों में होती है, ये वाले सारे घर, ठीक है? आपके पास नहीं है तो हमारी नेगोशिएशन ही नहीं बढ़ेगी। आप साल भर अरेंज कर लीजिए, किसी रिलेटिव से 5 लाख ले लो, फिर किसी से 5 ले लो, इकट्ठा करो 50-60 लाख रुपए, साल भर रुक जाओ, तब होगा। तो मैं भी यही कह, इस तरीके से आप अरेंज कर सकते, ठीक है? मुद्दे की बात पर आ रहा हूं, तो क्या एक इंसान को ब्लैक मनी की नीड हो सकती है? ठीक है, अब एक बार ध्यान से सुनना, 1 बजते ही अभी, मतलब 1 बजे दुष्यंत सर की क्लास है, हमारी तो नहीं ठीक है, एक बार ध्यान से सुनना। तो अब आप एक बार सुनिएगा, ए के पास बहुत सारी ब्लैक मनी और वाइट करना चाहता है, बी के पास व्हाइट है और वो क्या चाहता है, ब्लैक। ए ने बोला एक काम करते हैं, मैं ना तेरे को एक लैंड एंड बिल्डिंग बेचता हूँ, कितने की, 5 करोड़ की। ध्यान से सुनिएगा, फ्लो आएगा एकदम से, सुनिएगा प्लीज, पूरा एकदम फोकस से सुनिएगा। लैंड एंड बिल्डिंग बेचा जा रहा है कितने रुपए का, 5 करोड़।
तू मेरे को ना 3 चेक दियो, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, ये वाला चेक लग जाएगा, ये वाला चेक लग जाएगा। इसमें ना डिफॉल्ट कर दियो, डिफॉल्ट कर दियो, डिफॉल्ट पहले से डिसाइड हो रही है। और हम एग्रीमेंट में लिखेंगे कि मैं तेरे पैसे को क्या कर दूंगा, फॉरफिट। बी कह रहा है वाह, यानी कि मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूं, ठीक है, मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूं और ये तुम्हारे वाइट में घुस गए, ठीक है, और उसके बाद तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें आगे पे ना करूं। मैंने कहा हाँ, तो तू कौन सा प्रॉपर्टी खरीदने आया था, प्रॉपर्टी थोड़ी ना चला रही है, लोग ऐसे प्लानिंग करते थे, ठीक है, और वो फॉरफिट हो जाएगी। कह रहे अच्छा मेरा क्या हुआ। तो ए ने बोला तेरे को अंडर हैंड दे दूंगा ना मेरे भाई 2 करोड़ रुपए, मेरे पास तो पड़े हैं 2 करोड़। हम्म, एक एग्रीमेंट बनाएंगे, आई एम सेलिंग यू अ लैंड एंड बिल्डिंग और एनी अदर एसेट, उसका पेमेंट शेड्यूल बनाएंगे, तो थोड़ा सा पैसा दियो, फिर मत दियो। एग्रीमेंट में लिखेंगे कि फोरफिट हो रहा है, तो ये 2 करोड़ मेरे पास आ गए और मैं तेरे को 2 करोड़ दे दूंगा, तेरी भी जरूरत पूरी हो गई, मेरी भी जरूरत हो गई। पर बी कह रहे हैं आपकी जरूरत कैसे हो गई, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा इस पे, क्या ये एडवांस मनी फोरफिटेड नहीं है। आंसर इज, सुनिएगा प्लीज सुनिएगा, बिफोर 1/4/14, बिफोर 1/4, अगर ये डील 1/4/14 से पहले की होती थी तो ये जो 2 करोड़ आपके बैंक में आए हैं ये टैक्सेबल नहीं होते थे। सुनिएगा आगे, तो सर फिर क्या होता था, अगर इन केस आप इस प्रॉपर्टी को सब्सिक्वेंटली सेल करो ना आगे 5 साल 10 साल बाद, तो कहता था कि ये एडवांस को मैं तेरी कॉस्ट से माइनस करूंगा। इनकम टैक्स लॉ क्या बोलता था कि ये जो 2 करोड़ आया है ना, इसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं, बस ये जो 2 करोड़ है जब आप फ्यूचर में बेचोगे, कभी आप आज बेच रहे हो सकता है 100 साल बेचो भी ना, पर जब भी बेचोगे तुम उसको कॉस्ट में से रिड्यूस करो, यानी कि इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट सेल इट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और मेरे को बेचनी नहीं प्रॉपर्टी। तो आप मुझे बताइए, क्या ब्लैक का पैसा वाइट हो गया विद नो टैक्स ट्रीटमेंट, कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं हुआ इसका। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, बट सर व्हाट अबाउट 1/4/14 और आफ्टर, ये जो 2 करोड़ हैं ये टैक्सेबल हो गए हैं अंडर द हेड अदर सोर्स। आज के टाइम पे आप अगर ये डील करते हैं, अगर आप एडवांस मनी को फोरफीड करते हैं, क्यों आप बोलोगे सर कैपिटल गेन लगे, हाँ नहीं लगे कैपिटल गेन, क्यों, क्योंकि कैपिटल गेन तब लगता है जब ट्रांसफर होता था। आप समझो कि कैपिटल गेन में यहां पे क्यों नहीं लगाया था मैंने, जब कोई ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो कैपिटल गेन होता ही नहीं था, तो सरकार भी कहती थी हाँ ठीक है 2 करोड़ टैक्सेबल नहीं है, बस वो ये कहती थी कि जब तुम इसको सब्सिक्वेंटली बेचोगे इट विल बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट। रादर मैं लिख दूं अगर इंडेक्स कॉस्ट कि पहले तुमने इंडेक्स कर लिया उसमें से 2 करोड़ माइनस कर दिया, और शॉर्ट टर्म है तो कॉस्ट में से हो जाएगा, दोनों लिख दो, चाहे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पहले इंडेक्स कर लो तो माइनस कर देना। लेकिन अब सरकार कहती है भाई ये 2 करोड़, क्या ये 2 करोड़ सरकार कैपिटल गेन में टैक्सेबल कर सकती थी, नहीं कर सकती, क्योंकि ट्रांसफर नहीं हुआ। तो सरकार ने क्या बोला, कहां टैक्सेबल हो जाएगा, अब नहीं हो सकती है प्लानिंग। आप मुझे बताइए, समझ आया बच्चे। तो ये आपका सारा का सारा एडवांस मनी वाला, इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे कल जब करेंगे तो उन्हें तसल्ली से डेटा भी काफी कवर करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे, बट आपको ये आराम से क्वेश्चन हैंडल हो देंगे अगर आपको ये चीजें समझ आए। लिख लिया बच्चों ने। इसका ना मैं बिफोर वाले का ना आपको अच्छा लगेगा ऐसे बना देता हूं कि जब भी सेल कंसिडरेशन फ्यूचर वाली बच्चे, उसमें से आप क्या करेंगे, आपकी कुछ ना कुछ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी, और कुड बी अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिपेंड करता है। उसमें से आप लेस क्या कर दोगे बच्चे, आप लेस कर देंगे ये जो फोरफीटेड अमाउंट था 2 करोड़ रुपए,
और ये बाहर आ जाता। तो सरकार पहले ऐसे करती थी कि जब तुम फ्यूचर में बेचोगे तो मैं इस तरीके से इंपैक्ट दूंगा। आई एम सॉरी। ऑल क्लियर टिल हियर? चेक मिलेगी, ये सारे के सारे जो थे चेक है, वाइड में पेमेंट लास्ट के नहीं दिए, दैट वाज प्लान्ड। और अगर मान लो कभी प्लान ना भी हो, लाइफ में ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रही, तो मेरे पास जो भी पैसा आ गया आज के टाइम पे वो कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? अदर सोर्स। पहले वो होता ही नहीं। इसमें बी का ट्रीटमेंट जो था, बी जो कैश में ले रहा था उसका तो कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा ना? अनअकाउंटेड ब्रो, वो बैंक टू बैंक, वो अगर हो गया तो वो तो रास्ता ही नहीं, और फिर तो अपील, और फिर तो केस खुल जाता है। समझ रहे? वो तो अगर ट्रेस हो गया, सरकार पकड़ लिया तेरे को, तो फिर कहानी अलग। इसमें अल्टीमेटली बी का ही फायदा है, ब्लैक मनी इसी की हो रही है ना, यही कर रहा है। क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में हाँ कह सकते हैं। एक है तो फिर अब ये लोग ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे ना, मतलब मैं बाय डूइंग दिस मेरे को पता है कि मेरे ऊपर 30% टैक्स लग गया है, तो 60 लाख का तो 2 करोड़ पे मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है। और यस, अगर आप बोलो यस सर एट द कॉस्ट ऑफ 60 लाख आर यू रेडी टू कन्वर्ट, हो सकता है लोग कर ले। हाँ भाई, कल को आपको डर है यार एकदम से ना पकड़ा जाए, ऐसे ही डील करके लग रहा है ना मेरा 60 लाख, कोई बात नहीं, 140 तो घुस रहा है अंदर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो वो ना अभी भी कर सकता है। बताइए, क्लियर है बच्चे? वेरी 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 गुड। बस बेटे यही मोमेंटम बना के रखेंगे, कल की क्लास में कोशिश करेंगे बहुत ज्यादा खींचते काम को। ठीक है बच्चे? प्रैक्टिस भी है अभी इसके अंदर, प्रैक्टिकल कंटेंट ऐसा है जो हम बैठ के आराम से प्रैक्टिस और वो खींच सकते हैं। टैक्स रेट निकालने, बहुत सारी चीजें हैं। तो थोड़ा नीचे फिर नीचे अभी 1 से 2.5 कौन सी है? हायर परचेज, अलग चीज हायर परचेज नहीं है। मुझको लगा कि है बच्चे पिछले में आगे बैठे हैं ना। ठीक है, लिख लिया? चलिए, तो इतना रखते हैं सर जी, और मिलेंगे बहुत ही जल्द। टिल देन ऑनलाइन में भी क्लियर है सब बच्चों को? अभी बच्चों ने जिन्होंने ज्वाइन करा है, बच्चों में मीटिंग एंड कर रहा हूँ, फिर दोबारा स्टार्ट करें।